नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम तर्कश में आपका स्वागत है। तर्कश में आज हमारे सवालों के तीरों का सामना कर रहे हैं भाजपा नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। रावत जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद पवन जी। जिस तरह से शंखनाद रैली के जरिए भाजपा ने उत्तराखंड में आगाज कर दिया है चुनावी अभियान का, क्या आप लोगों को एक सही प्लेटफॉर्म वहां से मिला है अब चुनाव में जाने का? किस तरह से आप लोगों ने 2 दिन तक लगातार कई दौर की बैठकें भी की हैं और अक्टूबर तक का प्लान भी बना लिया है? किस तरह भाजपा कांग्रेस सरकार को प्रदेश में घेरने वाली है, चुनावी अभियान में आप लोग उतरने वाले हैं? देखिए, प्लेटफार्म तो ऑलरेडी बीजेपी का अपना पहले से ही है। जहाँ तक रैली जिसमें माननीय अमित शाह जी हरिद्वार में उनके नेतृत्व में हुई थी, उस रैली से हमने पूरे उत्तराखंड को ये अवगत करा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। और जिस तरह वहाँ पर प्रतिनिधित्व हुआ, हरिद्वार और आधा देहरादून जनपद हम कहें, वहाँ से जिस तरह से भारी संख्या में लोगों में वहाँ पर आए और जिस तरह का उत्साह वहाँ पर देखा गया, निश्चित रूप से वो पार्टी के लिए और उन लोगों के लिए जो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं, उनके लिए एक तरह से उसने बूस्टर का काम किया है। लेकिन एक चीज़ कही गई कि उस रैली में उतनी भीड़ नहीं आ पाई जितना भाजपा की रैलियों में जन सैलाब उमड़ता रहा। हरिद्वार जैसे प्लेन के एरिया में वहाँ उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं देखी गई। तो क्या आप कोई मैनेजमेंट को लेकर के या रैली के प्रबंधन को लेकर कहीं चूक हुई, या नेताओं में हरिद्वार में जो आपसी फूट है उसके चलते भीड़ ज़्यादा नहीं आई? नहीं, ऐसा नहीं है। भीड़ वहाँ पर जितना हमारा अनुमान था उससे ज़्यादा भीड़ वहाँ पर आई। निश्चित रूप से जो अत्यधिक गर्मी वहाँ पर थी, जैसे देहरादून जनपद के लोग वहाँ पर गए थे, उस तरह की गर्मी का उनको अभ्यास नहीं है और इस कारण थोड़ा सा लोग हल्का इधर उधर कोई लोग जैसे गंगा में नहाने के लिए चले गए। लेकिन कुल मिलाकर जो हरिद्वार की रैली में जिस तरह का भीड़ थी और जिस तरह का उत्साह था, उत्साह अपने आप में एक अलग किस्म का उत्साह था। और जिस तरह से माननीय अमित शाह जी के भाषणों में लोगों ने अपना रिस्पॉन्स दिया और जिस तरह से उसको ओन किया, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी चीज़ थी। और तमाम, चाहे मीडिया हो चाहे पब्लिक हो, आज तक हरिद्वार में इतनी बड़ी रैली किसी राजनीतिक दल की नहीं हुई है, ये सब मानते हैं। लेकिन जिस तरह से वहाँ रैली को मैंने भी वहाँ से कवर किया, जो अमित शाह ने जो हमलावर तेवर अपने भाषण में दिखाए, भाजपा के जो नेता मंच पे बोले, किसी के भाषण में वो बात थी नहीं। हमारे सीनियर लीडर, हमारे संगठन के शीर्षस्थ नेता वहाँ पर थे। ऐसे में उनको समय का अभाव, कम एक लिमिटेड टाइम उनको दिया गया था, 3-4 मिनट का टाइम सबको बोलने का दिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो प्रदेश के नेता हैं वो आक्रामक नहीं है। मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के हमारी लीडरशिप को जितना मौका हरीश रावत ने आक्रामक होने का दिया है, मुझे लगता है ऐसा किसी और मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। ये आप लोगों का एक तरह से बीजेपी का स्लोगन भी है, और जिस तरह से खास तौर पर अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके हैं वो उस पर फोकस भी कर रहे हैं कि बूथ जीत लिया तो चुनाव जीत लिया। क्या उत्तराखंड में किस तरह से बूथ जीतने को लेकर के आप लोगों का संगठन काम कर रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक इकाई है वो बूथ है और चुनाव आयोग भी बूथ के अनुसार मतदान कराता है। उस मुद्दे पर अगर हम देखें तो चाहे बूथ अध्यक्ष हों या जो बीएलए जो सरकार के भी एक तरह से प्रतिनिधि होते हैं, उनको अगर हम मिलाकर देखें और पिछले वर्षों का भी अगर हम इतिहास देखें तो भारतीय जनता पार्टी सदैव नंबर 1 रही है। और जो बूथ जीत गया, अपना बूथ अगर हम जीत गए तो समझ लो हम चुनाव जीत गए। हर अध्यक्ष को एक काम दिया गया है, बूथ अध्यक्ष को, कि आपकी जिम्मेदारी है कि ये बूथ जीते, और अगर आपने ये बूथ जीत लिया तो समझ लीजिए आपने विधानसभा जीत ली है। कि इतने बड़े बड़े दिग्गजों को लेकर के आप लोग किस तरह से चुनाव में बढ़ेंगे? अब तो ये कहा जा रहा है कि अब जो 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब कैप्टन से कोच बना दिया जाए, नए चेहरे ही लाए जाएंगे। तो क्या नए चेहरों की तरफ भाजपा बढ़ रही है, या फिर इन जो आपके अनुभवी नेता हैं इनका लाभ लिया जाएगा, नेतृत्व इन्हीं के हाथ में रहेगा? देखिए, कोई भी पार्टी है या कोई भी संगठन है और अगर उसमें नई लीडरशिप आती है तो उसमें ताजगी बनी रहती है, उसमें नए लोग जुड़ते हैं। और अगर उसमें कुछ लोगों तक पार्टी सीमित हो जाती है तो समझ लीजिए कि वो पार्टी, उसमें जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके तहत उसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास अनेक चेहरे हैं, अनेक चॉइस हैं लोगों के पास, जनता के पास, और वो उनको नए नए चेहरे उनके सामने आ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ताजगी बनी हुई है, यौवन बना हुआ है। कांग्रेस आखिर डूबी क्यों?
अगर आज कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें डूब चुकी है, उत्तराखंड में भी अगर कांग्रेस की हालत देखें हम, अगर हरीश रावत नहीं तो कांग्रेस के पास क्या रह गया है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, हम किशोर किशोर उनको बोलते हैं, आज उनको चूजा बना दिया है मुख्यमंत्री जी ने। तो आज कांग्रेस वन मैन शो हो गया है, और लोकतंत्र में वन मैन शो ये लोकतंत्र के लिए भी घातक है और पार्टी के लिए भी घातक है। ये कहा जाता है कि नए चेहरों की, नई ताजगी की जब बात की जाती है तो उस नए चेहरों में, नई ताजगी में त्रिवेंद्र सिंह रावत कहाँ ठहरते हैं? बड़ा पार्टी से किनारे किनारे नज़र आ रहे हैं पिछले कुछ समय से, जब से बागी आए हैं। तो क्या वजह है? क्या कोई असहजता आप महसूस कर रहे हैं, या वैसे किस तरह से यार राष्ट्रीय राजनीति में कोई अपने लिए जगह देख रहे हैं? देखिए, अगर कोई नए लोग पार्टी में आते हैं तो स्वाभाविक रूप से कुछ समय असहजता रहती है, ये मनुष्य का स्वभाव है। निश्चित रूप से दूसरे को लगता है कि भाई ये विधायक के रूप में आए हैं तो मेरे साथ क्या होगा, लेकिन त्रिवेंद्र रावत के साथ पहली बात तो है कि कोई ऐसी बात नहीं है। त्रिवेंद्र रावत एक छोटे से गांव में और एक सैनिक के परिवार से आज यहाँ तक पहुँचा है। तो मुझे लगता है कि मुझको पार्टी ने इतना कुछ दिया है कि मुझे आज बहुत आवश्यकता इन चीज़ों की नहीं है। लेकिन जो लोग नए आए हैं, हमने उनका स्वागत किया है, उनका हम स्वागत करते हैं, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो लोग पार्टी में एडजस्ट हो जाएंगे। ये जरूर है कि उनको एडजस्टमेंट के लिए उनको ज़्यादा तैयार होना पड़ेगा। किस तरह की तैयारी उनको करनी पड़ेगी? किस तरह की तैयारी उनको करनी पड़ेगी? उनको कार्यकर्ताओं के साथ मिले जुले, तो कार्यकर्ता उनके साथ घुलेंगे मिलेंगे, क्योंकि जब प्रतिद्वंदी होते हैं, विशेषकर जहाँ से वो विधायक हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपस की कुछ बातें अधिक खिंचाव रहता है उन जगहों पर। तो धीरे धीरे जब मिलेंगे जुलेंगे तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ता भी उनको एक्सेप्ट करेंगे, और उनको भी कार्यकर्ता को साथ मिलेंगे जुलेंगे तो एडजस्टमेंट करने में सुविधा होगी। अजय टम्टा को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। उत्तराखंड से लंबे समय से इंतज़ार था, बार बार इस चीज़ के आरोप भाजपा पर लगते थे कि पांचों सांसद भाजपा को प्रदेश की जनता ने दिए, लेकिन उत्तराखंड से मोदी कैबिनेट में केंद्र सरकार में कोई नुमाइंदगी नहीं हो पाई। अब अजय टम्टा को केंद्र में मंत्री बनाया गया है, पहली बार के सांसद हैं, अल्मोड़ा से आते हैं, दलित चेहरे हैं पार्टी के, जबकि ये कहा जा रहा था कि खंडूड़ी, कोश्यारी या निशंक तीनों वेटरन जो हैं वो भी अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं केंद्रीय कैबिनेट में। इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं कि वेटरन्स के मुकाबले अजय टम्टा को जो मौका दिया गया है, इसके क्या मायने हैं? मुझे लगता है कि अजय टम्टा एक युवा चेहरे हैं। अजय टम्टा दलित समाज से भी हैं, और जब कोई नया चेहरा सामने आता है तो उससे ताजगी आती है। और मुझे लगता है कि अजय टम्टा को मंत्री बनाए जाने से भारतीय जनता पार्टी में, और विशेषकर जिस समाज से वो आते हैं, उस दलित समाज से, उसमें एक नई ताजगी पार्टी में आएगी। नए नए लोग पार्टी से जुड़ेंगे, और एक नया चेहरा सामने आया है तो उनको एक लंबे समय तक प्रदेश की राजनीति में उनको काम करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि चूंकि तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों में इतना ज़्यादा खींचतान थी, इतना झगड़ा था कि मैं नहीं तो ये भी नहीं, वो भी नहीं, इस लिहाज से पार्टी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिससे पार्टी को लाभ भी हो और ये झगड़ा भी खत्म हो। नहीं, ये तो खाली कयास है, ये खाली कयास है। क्यों? तीनों, मुझे याद है कि सब लोग, हम जब लोग दिल्ली में बैठे थे, सबने कहा था साहब उत्तराखंड को आप प्रतिनिधित्व दीजिए, और केंद्र भी इस बात पर सहमत था कि उत्तराखंड को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और सबकी राय थी कि किसी एक को बनाइए आप। एक उत्तराखंड ने 5 सांसद दिए हैं तो किसी एक को स्थान मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि बड़ी सहजता से निर्णय हुआ है, और मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्हें एक नए चेहरे को अवसर दिया है। तो क्या माने कि 2017 का विधानसभा चुनाव होता है या इस साल के आखिर में चुनाव होता है, तो उत्तराखंड से भाजपा अगर सत्ता में लौटती है तो नए चेहरे के साथ लौटे की संभावनाएं बढ़ी है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मुझे लगता है कि किसी भी टीम को विजयी बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए अच्छे कोच की ज़रूरत पड़ती है। और अगर वरिष्ठों का आशीर्वाद रहता है, अपने जो अनुभवी लोग हैं उनका आशीर्वाद रहता है, तो निश्चित रूप से टीम आगे बढ़ती है। और जो हमारे वरिष्ठ चेहरे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं लाइन से हट गए हैं या उनको हटा दिया गया है, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन निश्चित रूप से
उनका अगर आशीर्वाद रहता है, या बीजेपी हो या किसी भी राजनीतिक दल में हो, किसी भी संगठन में हो या परिवार में हो, अगर परिवार के बुजुर्ग अगर आशीर्वाद देते हैं, उनका ठीक से मार्गदर्शन मिलता है, तो परिवार खुश रहता है, परिवार खुश। लेकिन इसमें ये भी तो है कि जो परिवार के जो बुजुर्ग चारों लोग हैं, अगर उन्होंने ये महसूस कर लिया कि भाई हमको तो एक तरह से साइडलाइन कर दिया है, हमारी उपेक्षा हो गई, यार ये अगर लोग घर बैठ गए तो पार्टी चुनाव कैसे जीतेगी? संकट नहीं है, 4-6 महीने में चुनाव है, और अगर ये चारों लोग अगर घर बैठ गए कि भाई हमको पार्टी उस तरह से ले नहीं रही है और मार्गदर्शक बना के छोड़ देगी, तो ये लोग अगर घर बैठेंगे तो पार्टी की चुनावी संभावनाओं को झटका नहीं लगेगा? नहीं, मैंने आपसे पहले कहा कि सब लोगों ने कहा भी किसी एक को आप मंत्री बनाइए, हमको कोई मुझे बनाइए, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा है। और इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी में कोई नाराज़गी है या कोई घर बैठने वाला है। मुझे लगता है कि युवा अगर बुज़ुर्गों के साथ लग जाएंगे तो 1 और 1 11, और बुज़ुर्गों की शक्ति भी बढ़ जाती है और युवाओं की ताकत तो बढ़ ही जाती है। भाजपा को पता है कि उनका राजनीतिक प्रतिद्वंदी सामने कौन है, चेहरा पता है, लेकिन भाजपा में चेहरा कौन होगा कांग्रेस के मुकाबले में, ये चीज़ तय नहीं हो पाई। आपको लगता है कि नेतृत्व के चेहरे के साथ जाना चाहिए, या सब सामूहिक नेतृत्व की ज़्यादा राजनीतिक संभावनाएं उत्तराखंड में भाजपा के लिए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की परंपरा रही है, लेकिन कई बार रणनीतिक हिसाब से और पब्लिक में क्या चल रहा है, पब्लिक क्या सोच रही है, उसके हिसाब से भी हमको अपने रणनीतिक निर्णय बदलने पड़ते हैं, या कई बार राजनीतिक हित में और राज्य के हित में कुछ हल्का फुल्का परिवर्तन करना होता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है वो सामूहिक निर्णय में है और सामूहिक नेतृत्व में है। ऐसे में क्या पार्टी चुनाव लड़ेगी सामूहिक नेतृत्व में और उसके बाद किसी नए चेहरे पर, युवा चेहरे पर पार्टी एक तरह से आगे करेगी? मुझे लगता है कि ये जो सवाल है अभी इसमें जल्दी है, अभी काफ़ी समय बीच का है, उसमें पार्टी विचार करेगी और संभावना बनी हुई है। पार्टी जो हाईकमान है उसके इस बारे में जब सुझाव जाएंगे, जब वो सुझाव मांगेंगे, फिर सुझाव जाएंगे तो उस पर फिर निर्णय। तो क्या गढ़वाल को लेकर के पार्टी के जहर में कोई बात है, और गढ़वाल की जब बात चलती है तो क्या कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको पार्टी दे सकती है, कोई कैंपेन कमेटी से जोड़ करके या किसी दूसरे तरह से जोड़ करके? क्योंकि गढ़वाल से भाजपा ने भी उस तरह से यहाँ पे कोई बड़ी जिम्मेदारी किसी नेता को नहीं दी अभी तक। देखिए, मेरा एक स्वभाव रहा है कि मैं कभी भी किसी पद के लिए दौड़ा नहीं हूँ। न मैंने कभी विधानसभा का टिकट मांगा, न मैंने कभी कोई पद मांगा। पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी तो उसको कर्तव्य समझकर उसका निर्वहन किया है। जहाँ तक रीजन की बात है कि कुमाऊं रीजन से ही अध्यक्ष हो गए हैं, मंत्री हो गए हैं, मुझे लगता है कि हम इस बारे में बहुत ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। हम हर कोने पर और ये मानते हैं कि हम एक स्टेट के लोग हैं, एक राज्य के लोग हैं, तो राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमको रीजनल जो सोच है उससे थोड़ा उठना चाहिए। और इसलिए पार्टी जो निर्णय करती है उसको हम स्वीकार करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की यही एक विशेषता भी है। लेकिन जब कांग्रेस में ये बात आती है तो फिर भाजपा कांग्रेस पे हमला क्यों करती है कि भाई सब कुछ कुमाऊं को दे दिया, सब कुछ एक ज़िले को दे दिया, 2 जिलों को दे दिया? देखिए, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये कहा कि सब कुछ कुमाऊं को दे दिया। आपके नए नवेले नेता हरक सिंह रावत तो रोज ही यही कह रहे हैं। देखिए, हरक सिंह जी को अभी थोड़ा पार्टी में अभी भी आए हैं, तो थोड़ा वो उनको थोड़ा सा समझने में समय लगेगा। मुझे लगता है कि जल्दी वो भी इस तरह की बातें बंद कर देंगे। एक चीज़ और आती है कि वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको भाजपा एक तरह से हथियार बना करके और कांग्रेस पर इस चुनाव में हमलावर होगी? क्योंकि जिस तरह से स्टिंग का मसला था, हरीश रावत ने कहा कि मैं तो जनता के बीच बैठ के उस स्टिंग को दिखाऊंगा और उस पर संवाद करूंगा। भाजपा की ये स्ट्रेटजी थी कि हम बूथ लेवल पर जाएंगे, ब्लॉक लेवल पर जाएंगे, गांव के लेवल पर जाएंगे, कस्बे में दिखाएंगे, हर जगह वो स्टिंग दिखाएंगे। तो क्या भाजपा की पूरी राजनीति अब एक जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसी तक सिमट कर रह गई है? उसके अलावा कोई मुद्दे भाजपा को चुनावी जीत के लिहाज से महत्वपूर्ण नज़र नहीं आ रहे हैं? देखिए, स्टिंग भ्रष्टाचार का एक प्रमाण है, और भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो इनका भ्रष्टाचार है। हरीश रावत की मनमानी है। उन्होंने चाहे अभी ये स्पेशल कंपोनेंट प्लान का मसला है,
उन्होंने उसके मानक ही यहाँ पर बदल दिए, मानकों के विपरीत गाँवों का उन्होंने चयन किया, और वो बेधड़क कहते भी हैं, जो उनका अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें मैंडेटरी हैं, कुछ संघीय हमारा लोकतंत्र है, ऐसे में कुछ राज्यों को छूट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हरीश रावत को सब बात की छूट है। हरीश रावत जिस तरह से निरंकुश होकर काम कर रहे हैं, वो अपने पार्टी के अंदर भी ऐसा कर रहे हैं, सरकार के अंदर भी ऐसा कर रहे हैं। संगठन पार्टी का, कांग्रेस का कहीं दिखता नहीं है। सब संगठन की हालत ऐसी हो गई है कि उनके नेताओं को बयान देने पड़ रहे हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं वो विलाप कर रहे हैं, रोज़ रोज़ तरह तरह से उनकी स्थिति एक विलापी की हो गई है। जो विकास की जो हरीश रावत बातें करते हैं, केवल उनका जबान में कुछ होता है, कर्म में कुछ होता है, वो जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। अब कई सीटें ऐसी हैं जहां पर एक तरह से कार्यकर्ताओं में, नेताओं में थोड़ी सी प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा के जो नेता हैं वो चुनाव में उतरना चाहते हैं। तो क्या कोई बागियों से कोई आप लोगों का कोई पैक्ट हुआ था जब ये भाजपा में आए, तो कि आप लोग आइए, आपको टिकट देंगे, क्योंकि आप लोग आएंगे तो भाजपा मजबूत होगी, कांग्रेस कमज़ोर होगी, तो उन्होंने आप लोगों का साथ दिया। भले आप सरकार नहीं गिरा पाए, लेकिन अब आप एहसान तो उतारेंगे ना, बागियों को तो सबको टिकट देना पड़ेगा, आप लोगों की मजबूरी है। देखिए, वो कांग्रेस से त्रस्त होकर के और हरीश रावत के भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रुख किया है। वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, इसलिए उनको कहीं ना कहीं जाना था, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। जहाँ तक टिकट की बात है, तो उनके नेता ने साफ साफ कहा है, विजय बहुगुणा जी ने कहा है कि हम किसी शर्त के साथ भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए हैं, कोई टिकट की शर्त है इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, ऐसा उन्होंने सार्वजनिक रूप से मीडिया से कहा है। पर पार्टी जीत, गुण और दोष इसके आधार पर विचार करती है। मुझे लगता है कि पार्टी जैसे सबके बारे में विचार करती है, ऐसे उनके बारे में विचार करेगी। लेकिन उनको तो टिकट नहीं देंगे तो वो क्यों आप लोगों के साथ रहेंगे? उन्होंने कोई नेता है जिसने 15 साल कांग्रेस को दिए, किसी ने 20 साल दिए, किसी ने 10 साल दिए, किसी ने 5 साल दिए, वो अब अगर भाजपा में आ रहा, नए सिरे से अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश रहा है, तो टिकट तो उसको चाहिएगा, टिकट तो देना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, कुछ लोगों ने उनमें से अनिच्छा भी, मेरी जानकारी में है कि उन्होंने अनिच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हम अब अच्छे पार्टी में आए हैं, अब हम कुछ बिना चुनाव के भी हम काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो पार्टी में आए हैं, निश्चित रूप से वो विधायक रहे हैं, तो उनके बारे में पार्टी गंभीरता से विचार करेगी, ये बड़ी स्वाभाविक चीज़। उन 10 सीटों पे क्या भाजपा के पास नेता नहीं थे? संगठन की पार्टी, काडर की पार्टी, कार्यकर्ता की पार्टी, कोई ऐसी क्या दिक्कत उत्तराखंड में हो गई कि 70 में से 10 ऐसी सीटें थी उसके सामने जहां उसको नेता नहीं मिल रहा था, कार्यकर्ता उसका तैयार नहीं हो पा रहा था? नहीं, देखिए हमारे पास कार्यकर्ता नहीं थे या वहाँ पर लीडर नहीं थे, ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत काबिल लीडर वहाँ पर हैं, काबिल वर्कर हमारे वहाँ पर हैं, जिन्होंने पार्टी को एक तरह से कहें कि सींचा है, पार्टी को इतना आज ऊंचा पहुंचाया है कि पार्टी उत्तराखंड में शासन भी कर चुकी है और शासन करने के लिए आने भी जा रही है। तो क्या जरूरत थी? लेकिन ये लोग, कोई भारतीय जनता पार्टी उनको अपने पास लाई, वो तो कांग्रेस की जो भ्रष्ट नीतियां हैं, जो हरीश रावत का जो भ्रष्टाचार है, उससे त्रस्त होकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। नहीं, आप लोग भी चाहते थे कि सरकार गिरे, आप लोग भी चाहते थे सरकार गिरे, लेकिन हरीश रावत तो सरकार सस्टेन कर गया, सरकार सर्वाइव हो गई है। इमोशनल एक तरह फैक्टर उनकी मदद कर रहा है कि देखिए भाजपा सरकार गिराना चाह रही थी इन बागियों के साथ मिलके, और सरकार मेरी बच गई है। चुनी हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने के पक्ष में कतई नहीं रही है। कांग्रेस के लोगों ने स्वयं सरकार के खिलाफ विश्वास मत पर, वित्त विधेयक पर खिलाफ मतदान किया। हरीश रावत के जो विधायक हैं, जो आज भी उनके साथ हैं, मदन बिष्ट, वो स्टिंग में साफ कह चुके हैं कि हरीश रावत ने फलाने को 25 लाख रुपए दिया, फलाने को 50 लाख दिया, राशि तक उन्होंने बोला है और नाम बाई नेम उन्होंने बोला है। इसका मतलब क्या है कि हरीश रावत अपने विधायकों को संभालने में नाकामयाब रहे, अपने परिवार को वो, अपने कुनबे को वो नहीं संभाल पाए, इसलिए उनका कुनबा टूटा है। तो इस कुनबे की टूट से और भाजपा के कुनबे में जो बढ़त हुई है, क्या इससे वास्तव में राजनीतिक बढ़त आप लोगों को मिल पाई है? चुनाव में इसका लाभ मिलेगा? सरकार तो नहीं गिर पाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बढ़त ले चुकी है। अंकों का खेल है, अंकों के खेल में, और जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने सारी परंपराओं को तोड़ करके
सारे संविधान की जो मर्यादाएं हैं उनको तोड़ करके जिस तरह से उन्होंने भूमिका निभाई है विधानसभा के अंदर, मुझे लगता है ऐसा देश के लोकतंत्र के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। साफ साफ संविधान में लिखा हुआ है कि अगर एक भी सदस्य वित्त विधेयक पर मतदान की मांग करता है तो विधानसभा अध्यक्ष को मानना पड़ेगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत की इस चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली है? किस तरह से आप इस चुनाव के लिहाज से अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या कोई भूमिका आप देखते हैं? क्या कोई जिम्मेदारी आपको पार्टी की तरफ से मिलने की बात हुई है या आप सोच रहे हैं किस तरह से? देखिए, तो पार्टी को तय करना है कि हमारी क्या भूमिका रहेगी, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते मैं काम कर रहा हूँ और एक कार्यकर्ता के नाते, एक पार्टी के सिपाही होने के नाते मेरी कोशिश होगी कि जहाँ जहाँ पर भी पूरे उत्तराखंड में मेरा, क्योंकि मैं संगठन मंत्री रहा हूँ, बरसों मैंने संगठन मंत्री के रूप में काम किया है, मेरे जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं या मेरे से जुड़ी हुई जो जनता है, मैं उनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी का जो विजय का मार्ग है उसको प्रशस्त करूंगा। कितनी सीटें बीजेपी को मिलती देख रहे हैं आप इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए 35 प्लस चाहिए और भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि इस बार अब तक का इतिहास तोड़ेगी, बदलेगी। झारखंड में भी इतिहास बदला, पहली बार वहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। हम जनता के बीच में जाने वाले हैं कि आप स्पष्ट बहुमत दीजिए, क्योंकि 2002 हो, 2007 हो, 2012 हो, यहाँ की जो सरकार चली है वो और दलों के सहयोग से चली, कुछ निर्दलियों के सहयोग से चली। तो हम प्रदेश की जनता से ज़रूर चाहेंगे कि उत्तराखंड में स्थिर राजनीति के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दीजिए। हम 36 प्लस का उद्घोष करके और जनता के बीच में जाएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। कुल मिलाकर के त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत कम बोलते हैं। हमने काफ़ी कोशिश की उन तमाम चीज़ों को जानने की, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जो रणनीति रही है, जाहिर तौर पर उसी रणनीति के तहत अजय टम्टा को भी आगे किया गया है और ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड में अगर भाजपा के लिए सरकार बनाने की संभावनाएं बनेंगी तो चेहरा युवा ही होगा और उन एक चेहरों में से जो युवा चेहरे हैं भाजपा के, उनमें से एक मजबूत चेहरा हमेशा से त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी रहा है। नमस्कार।